नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदल विला में अब तक आप लोगों ने सुना कि रेशमा हाल में अनजान चेहरे को देखते हैं, जिन्हें देखकर उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे और उसके अंदर गुस्सा बढ़ रहा था। तभी अरुणा जिंदल वहां बैठे हुए लोगों की ओर देखकर बोली, इनसे मिलो। ये तुम्हारे दादाजी के पुराने दोस्त हैं अरविंद राठी। यह उनका बेटा और बहू है और यह उनकी पोती है। रेशमा जो गौर से उन लोगों को देख रही थी, जैसे जैसे वह बातें सुन रही थी वैसे वैसे उसका चेहरा काला पड़ रहा था। उसके अंदर गुस्से की एक लहर दौड़ रही थी। वह लंबी लंबी सांस भरने लगी। उसने गुस्से में अपनी मुठ्ठियां कस ली ताकि वह खुद पर कंट्रोल कर सके, लेकिन फिर भी वह इस हद तक का गुस्से में थी कि उसके चेहरे पर पसीना भी आने लगा था। तभी वह चक्कर खाकर नीचे गिरने लगी। वही रेशमा को देखकर हर्षित जिंदल तुरंत अपनी जगह पर खड़ा हुआ और उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, क्या हुआ रेशमा, तुम ठीक तो हो? लेकिन रेशमा कोई जवाब नहीं देती। वह उसकी बाहों में ही बेहोश हो गई। वही उसे बेहोश होता हुआ देखकर परिवार के सभी लोग चिंतित हो गए। वही राठी परिवार में एक इंसान ऐसा भी था जिसकी आंखों में अविश्वास के भाव थे और वह एक तक रेशमा को ही देख रहा था। ये रमन राठी था, जिसकी नजरें बस रेशमा पर ही टिकी हुई थी। बाकी परिवार वाले तो बस ऐसे ही रेशमा को देख रहे थे जैसे वह कोई मामूली लड़की हो। हर्षद जिंदल तुरंत उसे अपनी गोद में लेते हुए बोला, आकाश डॉक्टर को फोन करो, जल्दी करो, मैं इसे कमरे में ले जाता हूँ। परिवार वाले भी थोड़ा चिंतित हो गए। तभी अरुणा जिंदल अपनी बहू से पूछती है, क्या हुआ रेशमा बहू, इस तरह से बेहोश कैसे हो गई? वह ठीक तो है? तभी साक्षी जिंदल कुछ सोचते हुए बोले, लगता है वह आजकल कुछ काम में ज्यादा ही बिजी रहती है। सुबह भी वह ब्रेकफास्ट करके नहीं जाती। कई बार तो वह रात को लेट आती है तो खाना भी नहीं खाती, बस अपने काम में ही डूबी रहती है। इसीलिए कमजोरी आ गई होगी। परिवार वालों को भी वही लगा। अगर कुछ और बात होती तो शायद ज्यादा चिंता की बात हो सकती थी। सभी लोग रेशम की चिंता में उसके पीछे चले गए। तब तक डॉक्टर भी आ गया था। डॉक्टर रेशमा के पास गया और उसे चेक करने लगा। अच्छे से चेक करने के बाद डॉक्टर बोला, मेन बेहोश हो गई है, लेकिन उनकी बेहोशी की वजह हमें पता नहीं चल रहा है। मैं इंजेक्शन दे देता हूँ ताकि वह रिलैक्स करके सो जाए। जब वह उठेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर डॉक्टर एक इंजेक्शन रेशमा को दे देता है और वहां से चला जाता। बाकी के परिवार वाले भी वापस नीचे आ गए थे। हर्षद जिंदल अपनी बीवी के पास ही वहीं पर रुक गया। वह लोग जैसे ही नीचे आए, अरुणा जिंदल अपनी बड़ी बहू से बोली, बेटा जाओ, जाकर तुम शाम के डिनर की तैयारी करो और गेस्ट को अपना कमरा दिखा दो। दरअसल राठी परिवार मुंबई में नहीं रहता था, वह अजमेर से मुंबई गए हुए थे, इसीलिए वह जिंदल विला में ही रुके हुए थे। दिन के वक्त शाम का वक्त हो रहा था और हर कोई आराम करके डिनर का इंतजार कर रहा था। अब तक रेशमा बेहोश ही थी और हर्षद जिंदल उसका ध्यान रख रहा था। बाकी पूरा परिवार हॉल में मौजूद था। तभी वहां पर एक कार रुकी। हर किसी की नजरें बाहर चली गई। जाहिर सी बात है, उन सबको उम्मीद थी कि यह अनाया ही होगी और सच भी यही था, क्योंकि जैसे ही रेशमा बीमार हुई और हर्षद जिंदल ने अनाया को फोन कर दिया, वह सबसे ज्यादा अनाया पर यकीन करता था। आखिरकार वह एक चमत्कारी डॉक्टर थी, ऊपर से वह रेशमा की दोस्त भी थी, इसीलिए अनाया जल्द से जल्द वहां आ गई। अनाया अपने दोनों रोबोट के साथ अंदर आई। ये हर्षवर्धन के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थे कि दोनों रोबोट अनाया से 10 से 15 फुट के नजदीक ही रहे ताकि अनाया की सेफ्टी एश्योर हो सके। अनाया जल्दबाजी में आई थी, इसीलिए उसने घर में पहनने वाले आम से कपड़े पहने थे। हल्का सा ठंड का माहौल था तो अनाया ने फुल स्लीव की पिंक कलर की हुडी और नीचे पिंक कलर का पजामा पहना हुआ था। पैरों में व्हाइट स्नीकर्स, हाथों में रोबोट रैम, दूसरे हाथ में यूनिक ब्रेसलेट जिसकी बोतलों में खास तरल पदार्थ भरा हुआ था। बालों का मशीन बना बनाया हुआ था और कुछ लटें आगे से उसके गालों को चूम रही थी। बिना मेकअप के वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और जिंदल मेंशन में आने की वजह से अनाया ने मास्क भी नहीं पहना था। उसकी नेचुरल खूबसूरती किसी को भी अपना दीवाना बना दे, यहाँ तक कि लड़की तो लड़कियां भी उसकी दीवानी बन जाती थी। जैसे ही अनाया अंदर आई, जिंदल परिवार वाले खुश होकर उसके पास गए, यहाँ तक कि अनाया के दोनों मामा भी खड़े हो गए। अनाया के पास जाने के लिए ये देखकर राठी परिवार को अजीब लगा।
क्योंकि आखिरकार वो एक छोटी बच्ची थी। जैसे मिलने के लिए हर कोई इतना एक्साइटेड था, जैसे वह कोई महान हस्ती हो। अनाया ने सबको गले मिलकर ग्रेट किया। तभी आकाश वहां आते ही वह बोला, प्रिंसेस तुम आ गई। इतना बोलकर वह उसे गले लगाता है। अनाया भी गले लगाते हुए बोली, भाई पहले ये बताए रेशम कहाँ पर है? हर्षद भाई का फोन आया था, वह बेहोश कैसे हुई? क्या कुछ गड़बड़ है? वही उसकी बात सुनकर आकाश थोड़ा चिंतित आवाज में बोला, कुछ खास नहीं पता, लेकिन वह बेहोश हो गई। ये सुनकर अनाया बोली, अंडस्को क्या उसे आज गुस्सा आया था या फिर कुछ ऐसा हुआ था जिसे वह नाखुश हो? ये सुनकर पीछे से साक्षी जिंदल की आवाज आई, नहीं बच्चा ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, हमें बहुत अच्छे से याद है, वह आज बहुत खुश थी। वह आते ही हमसे बातें करने लगी थी, यहाँ तक कि उसने हमें बताया था कि तुम आने वाली हो और वह तुम्हारे खाने के लिए कुछ खास बनवाना चाहती थी, इसीलिए वह हमसे डिस्कशन कर रही थी। लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ कि वह अजीब रिएक्ट करने लगी और फिर वह बेहोश हो गई। वही यह सुनकर अनाया गंभीर आवाज में बोली, ठीक है पहले मैं उसे एक बार चेक कर लेती हूँ, बाद में हम बातें करेंगे। तभी मोहन जिंदल जो वहीं पर बैठे हुए थे वह प्यार से बोले, प्रिंसेस पहले तुम यहाँ आओ, हमसे तो मिल लो। अरुणा जिंदल भी बोली, अंडस्को बिल्कुल सही, तुम ऐसे ही कहाँ जा रही हो? ये सुनकर अनाया उन दोनों की ओर देखते हुए बोली, कुछ खास नहीं, वह मैं रेशमा को चेक करने के लिए जा रही हूँ, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। तभी वहां पर अरविंद राठी की आवाज आई, मोहन तुम हमें अपनी पोती से नहीं मिलाओगे? अनाया की नज़र वहां बैठे हुए लोगों पर चली गई। अनाया उन लोगों को नहीं जानती थी, इसीलिए वह मोहन जिंदल को देखकर बोली, क्या हुआ नाना जी, क्या कुछ बात है? तो मोहन जिंदल बोले, बेटा इनसे मिलो, यह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और यह उनके बेटा और बहू और यह उनकी पोती है। ये सुनकर अनाया बोली, ठीक है। इतना बोलकर वह ऊपर जाने लगी। वही राठी परिवार को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन अनाया ऐसी ही थी, वह जिसको अपना मानती थी उसके लिए जान छिड़कती थी और जो लोग उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे वह उन लोगों को तवज्जो देना ठीक नहीं समझती थी। वहीं अनाया के इस तरह से जाने से मिस्का को गुस्सा आया। एक तो पहले से ही जल भूल कर राख हो रही थी, अनाया की खूबसूरती को देखकर ऊपर से अनाया का इग्नोर करना उसके ईगो को हट कर गया। वह मासूम बनने की एक्टिंग करते हुए बोली, लगता है मोहन दादाजी आपकी नातिन को हम पसंद नहीं आए, इसीलिए तो वो ऐसे ही जा रही है। वही यह सुनकर अरुणा जिंदल को अच्छा नहीं लगा। वह चाहती थी कि अनाया यहाँ रुककर इन लोगों से बातें करें, लेकिन अनाया ऐसे ही चली गई थी। वहीं उनकी बात परिवार के बाकी लोगों को भी पसंद नहीं आई थी, लेकिन आकाश जिंदल अपनी प्रिंसेस की बुराई कैसे सुन सकता था। वह मिस्का को घूरते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी प्रिंसेस अजनबियों से बातें नहीं करती और अभी तो वह रेशमा भाभी की चिंता कर रही है, इसलिए उनके पास गई। फिर वह मन ही मन बोला, वैसे भी तुम लोगों की औकात भी है मेरी प्रिंसेस के आगे अपनी जबान खोलने की, जो वह सामने से आकर तुम लोगों को ग्रिड करें। आकाश को पता नहीं क्यों, लेकिन राठी परिवार से पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही थी। तब तक आरती जिंदल वहां आते हुए बोली, ठीक है आकाश, बदतमीजी करना बंद करो। और फिर राठी परिवार से माफी मांगते हुए बोली, आप बुरा मत मानो, वो बाद अनाया बच्चा से प्यार करता है, उसे नहीं पसंद कोई भी उसके बारे में कुछ बोले। और चलिए आप लोग, डिनर लग चुका है, पहले डिनर कर लेते हैं। तभी आकाश बोला, लेकिन मॉम प्रिंसेस अभी भी ऊपर गई हुई है। ये सुनकर अरुणा जिंदल बोली, तुम चिंता मत करो, प्रिंसेस ने मुझे कह दिया था मैं रेशमा और उसका खाना ऊपर ही भिजवा दूं। वह उसी के साथ डिनर कर लगी। वही यह बात राठी परिवार को अपनी बेइज्जती सी लगी, क्योंकि वह मामूली लड़की उन लोगों के साथ बैठकर खाना भी नहीं खाना चाहती थी। तभी आकाश जिंदल बोला, ठीक है तो आप एक काम कीजिए, हम चारों का ही डिनर ऊपर भिजवा दीजिए, मैं भी वहीं पर खा लूंगा। ये सुनकर अरुणा जिंदल थोड़ी नाराज आवाज में बोली, क्या कह रहे हो, घर पर मेहमान आए हुए हैं और तुम्हें तो मिस्का के साथ बैठकर डिनर करना चाहिए और तुम लोगों मेलजोल बढ़ाना चाहिए, तुम यहीं पर डिनर करो और हर्षद को भी यही बुला लो। अरुणा जिंदल अनाया पर अपनी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती थी। वह जानती थी कि उनका एक गलत फैसला और अनाया को उनसे दूर होने में वक्त नहीं लगेगा, इसीलिए वह अनाया का डिसीजन नहीं बदल सकती थी, लेकिन वह अपने पोतों को तो कंट्रोल में कर सकती थी। आकाश जिंदल बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए वह हामी भर देता है।
इसीलिए सभी लोग वहां पर ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ गए। रेशमा के रूम पर अनाया जैसे ही अंदर गई, उसने रेशमा को देखा। रेशम का पीला पड़ा हुआ चेहरा और उसके गुस्से से कड़ी हुई मुठिया देखकर अनाया को समझते देर नहीं लगी कि रेशमा की ऐसी हालत उसके गुस्से की वजह से हुई है। वह तुरंत रेशम के पास गई। हर्षद जिंदल जो गौर से अपनी बीवी को देख रहा था, वह अनाया को वहां देखकर खड़े होते हुए बोला, प्रिंसेस तुम आ गई। इतना बोलकर वह उसके सर को सहला देता है। अनाया भी मुस्कुराते हुए बोली, और चिंता मत कीजिए भाई, वह ठीक है, बस वह गुस्से की वजह से बेहोश हुई है। इतना बोलकर वह उसकी नब्ज चेक करती है। जैसा कि उसने सोचा था, सच में वह गुस्से की वजह से ही बेहोश हुई थी। अनाया अपनी एक्यूपंक्चर नीडल रोबोट शिजुका से लेती है और बाद में रेशम का इलाज करती है। रेशमा धीमे धीमे से अपनी आंखें खोलती है। अभी भी उसकी आंखों में धुंधलापन था, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके साथ क्या हुआ था और बेहोश होने से पहले उसने किसे देखा था। वह याद करते ही उसकी आंखें फिर से लाल हो गई। तभी अनाया उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, रेशमा शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक है। वहीं अनाया को वहां देखकर रेशमा जो पहले गुस्से से कांप रही थी, उसकी आंखें तुरंत नम हो गई, जैसे किसी डूबते को सहारा मिल गया हो। वह तुरंत बैठकर अनाया के गले लग गई और रोने लगी। वही रेशमा जो कितनी भी चोट लगने के बाद भी जरा सी भी शिकायत नहीं दिखाती थी, उसे इस तरह से टूटा हुआ और रोता देखकर अनाया को अच्छा नहीं लगा। वह उसे शांत करवाते हुए बोली, रेशमा शांत हो जाओ, जो कुछ भी है हम बात कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो ठीक ना किया जा सके। वही यह सुनकर रेशमा और जोर से रोने लगी। अनाया समझ गई कि जरूर उस अतीत से जुड़ा हुआ कोई राज है। ये हर्षद जिंदल भी अपनी बीवी को इस तरह से टूटा हुआ देखकर बेबस महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था। वह जानना चाहता था कि सच में रेशम के साथ हुआ क्या है और रेशमा इस तरह से रिएक्ट कर रही है। उसे बस अपनी बीवी की चिंता हो रही थी। तब तक रोबोट नोबिता खाने की ट्राली लेकर ऊपर आ गया था। उसके साथ कुछ सर्वेंट भी थे। एक नौकर हर्षद के आगे सर झुकाते हुए बोली, सर आपको नीचे बड़ी मालकिन ने डिनर के लिए बुलाया है। हर्षद जिंदल नहीं जाना चाहता था, इसलिए वह बोला, तुम लोग जाओ, मैं नहीं आऊंगा। तभी अनाया बोली, अंडस्को भाई आप नीचे जाए, रेशमा को मैं संभाल लूंगी। उसके बाद वह सभी नौकरों को भी बाहर भेज देती है और दोनों रोबोट को भी अब कमरे में सिर्फ रेशमा और अनाया ही थी। क्या रिश्ता था रेशमा का राठी परिवार से? क्या पास्ट है रेशमा का? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।